हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर है, 10th चैप्टर यानी अंतिम चैप्टर है, यानी 10वां चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? माय ग्रैंड मदर्स हाउस। फ्रेंड्स, क्या नाम है? माय ग्रैंड मदर्स हाउस। फ्रेंड्स, ये आपके रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन का लास्ट पोएम है, जिसके पोएटेस कौन है? कमला दास। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेल पोएट होते हैं उसे हम लोग पोएट कहते हैं, और जो फीमेल होती है, जो पोएम को लिखने वाली जो फीमेल होती है, उसे हम लोग पोएटेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोएटेस। तो फ्रेंड्स, ये जो कमला दास है यह एक फीमेल है, इसलिए इसको हम लोग पोएट नहीं पोएटेस कहेंगे। क्या कहेंगे? पोएटेस। तो अगर आपसे कोई पूछेगा हु इज़ द पोएटेस ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो आप आंसर क्या करेंगे? कमला दास। क्या बोलेंगे? कमला दास। यानी कमला दास ने इसे कंपोज किया है, कमला दास ने इसे लिखा है। तो फ्रेंड्स, इस पोएम को पढ़ने से पहले, जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, उससे पहले इसका जो पोएटेस है उसके बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में क्या लिखा गया है। लिखा गया है, कमला दास वाज बॉर्न इन 31 मार्च इन 1934। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कमला दास है इनका जन्म कब हुआ था? 31 मार्च 1934 को। कब हुआ था? 31 मार्च 1934 को। किनका जन्म हुआ था? ये कमला दास का जन्म हुआ था। अच्छा, आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। ये जो कमला दास थी ना, क्या थी? पोएट थी, मतलब एक कवि थी, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और ये क्या थी? मतलब लघु कथाओं की लेखिका भी थी। लघु कथा मतलब छोटी छोटी जो कहानी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लघु कथा, या छोटी छोटी कहानियाँ कहते हैं, या इसे हम इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। तो ये क्या थी? पोएट भी थी, और क्या थी? शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। आगे लिखा गया, हैज़ अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। आइए फ्रेंड्स, इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है, ये जो कमला दास थी ना, कमला दास, इनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ, और ये ना एक पोएट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। अच्छा, इन्होंने अर्न किया था, यानी इन्होंने पाया था या अपना स्थान बनाया था। ठीक है, अर्न मतलब होता है कमाना या पाना। ठीक है, तो इन्होंने मतलब अपने मेहनत से, अपने लेखिकी से क्या कौन सा स्थान पाया था? तो रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल मतलब होता है सम्मानित, यानी एक सम्मानजनक या सम्मानित स्थान पाया था। तो कहाँ पे? तो मलयालम में और इंग्लिश लिटरेचर में। कहाँ पे? तो मलयालम और इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेज़ी और मलयालम साहित्य में इन्होंने कैसा स्थान प्राप्त किया था? तो रिस्पेक्टेबल प्लेस मतलब होता है सम्मानजनक स्थान। तो इनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ था कौन से साहित्य में? तो इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर में, यानी अंग्रेजी और मलयालम साहित्य में। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया। हर ऑटोबायोग्राफी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ऑटोबायोग्राफी होता है ना, इसका हिंदी होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। और एक दूसरा होता है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी हम उसे कहते हैं, मान लीजिए मेरे जीवन के बारे में अगर कोई दूसरा लिख रहा है तो उसे हम बायोग्राफी बोलेंगे। अगर मैं अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखूँगा तो उसे बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, इनका जो आत्मकथा है, ये देखिए, ये ऑटोबायोग्राफी है, इसका मतलब कमला दास ना अपने बारे में खुद ही लिखी है, इसलिए इसे क्या कहा गया? ऑटोबायोग्राफी का कहा गया है। तो देखिए इनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? इसमें नाम नहीं बताया गया है फ्रेंड्स, लेकिन उसका पब्लिशिंग ईयर बता दिया गया है। इनका जो ऑटोबायोग्राफी था वो कब पब्लिश हुआ था, यानी कब प्रकाशित हुआ था, यानी कब छपा था? तो 1976 में। कब छपा था? 1976 में। अच्छा, इनका जो ऑटोबायोग्राफी था, इसने क्या किया था? तो क्रिएटेड क्वाइट ए स्टर। मतलब इसने क्या किया था? मतलब पूरा हलचल मचा के रख दिया था। जब मार्केट में इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, किनका ऑटोबायोग्राफी? कमला दास का जब ऑटोबायोग्राफी जब मार्केट में आया, जब प्रकाशित हुआ, कब हुआ था? 1976 में। 76 में। तो ये पूरे मतलब क्या कर दिया था? पूरा हलचल मचा के रख दिया था। क्या कर दिया था? पूरा हलचल मचा दिया था, यानी लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा ख़रीदा था, लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पढ़ा था, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका प्रशंसा किया था, और लोग इसका बहुत ज़्यादा ख़रीदारी भी किए थे, यानी इसकी सेलिंग बहुत हुई थी। किसकी सेलिंग? तो इनके ऑटोबायोग्राफी का, जो कब पब्लिश हुआ था? 1976 में। आइए फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा गया है इनके बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा गया, इन 1984 यानी 1984 में सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर।
देखिए अब इसके हिंदी को समझते हैं। इन 1984 यानी 1984 में सी वाज शॉर्टलिस्टेड, मतलब इनका जो नाम है ना उसको शॉर्टलिस्ट किया गया था यानी चुना गया था फॉर द नोबेल प्राइज़। किस लिए था? नोबेल प्राइज़ के लिए। फॉर लिटरेचर, साहित्य में कमला दास का जो योगदान था, जो इनका वर्क था, जो इनका काम था, उसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़। क्या मिला था? नोबेल प्राइज़। सॉरी, इनको नोबेल प्राइज़ मिला नहीं था। नोबेल प्राइज़ के लिए इनका नाम को ना चुना गया था यानी शॉर्टलिस्ट किया गया था। आइए फ्रेंड्स आगे समझते क्या लिखा गया इनके बारे में। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश इंक्लूड्स। अब इसके हिंदी को समझते हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट यानी जो महत्वपूर्ण वॉल्यूम्स है, किसका वॉल्यूम्स था? वर्ड्स। इनकी कविताओं का जो महत्वपूर्ण भाग है, वॉल्यूम्स मतलब क्या होता है? भाग, ठीक है। तो इनकी महत्वपूर्ण कविताओं का जो भाग है, ठीक है, वो उसमें शामिल कौन कौन सा है? तो समर इन कलकत्ता। क्या है? समर इन कोलकाता, जो कब पब्लिश हुआ था? 1963 में। उसके बाद है साइरेंस। क्या है? साइरेंस, ये कब पब्लिश हुआ था? 1964 यानी 1964 में। उसके बाद है द डिसेंडेंट्स। क्या है? द डिसेंडेंट्स, ये कब पब्लिश हुआ था? 1967 में यानी 1967 में। उसके बाद है द ओल्ड प्ले हाउस। क्या है? द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये कब पब्लिश हुआ था? 1973 में यानी 1973 में। आगे लिखा गया द एनामेटल पोएम्स, ये कब पब्लिश हुआ था? 1985 यानी 1985 में। आगे देखिए क्या लिखा गया है। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ये जो इनका वॉल्यूम्स है वर्ड्स का यानी कविता जो है इनका, ये कब पब्लिश हुआ था? 1996 में यानी 1996 में। एंड येस अल्लाह, ये लास्ट वाला कौन सा है? येस अल्लाह, ये कब पब्लिश हुआ था? 2001 में यानी 2001 में। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। कमला दास पोएट्री इज़ प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज़ लव ऑफ ए लोनली हार्ट, लव विथ नेवर एंडिंग पैसन, लस्ट ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेसिएट। आइए फ्रेंड्स इसके हिंदी को समझते हैं। कमला दास इज पोएट्री यानी कमला दास की जो कविता होती थी, इस प्राइमरली यानी मुख्य रूप से, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब आत्मकथात्मक होती थी। अच्छा, और आत्मकथात्मक का मतलब क्या होता है? मतलब ये जो कमला दास है ना, जो भी कविता लिखती थी ना, ये खुद के बारे में ही लिखती थी यानी अपने बारे में ही लिखती थी, अपने जीवन के बारे में ही लिखती थी। इसीलिए इनकी जो कविता होती थी वह कैसी होती थी? तब मुख्य रूप से ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथात्मक होती थी। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया। एंड हर थीम इज़, और इनकी कविताओं का जो थीम होता था, जो विषय वस्तु होता था, वो क्या होता था? लव ऑफ ए लोनली हार्ट। देखिए लव ऑफ ए लोनली हार्ट इनकी कविता का क्या होता था? थीम होता था। अच्छा, इसका हिंदी को अब समझेंगे। लोनली हार्ट का मतलब होता है तन्हा हृदय या तन्हा दिल भी बोल सकते हैं। तो तन्हा हृदय या तन्हा दिल का प्यार, इनकी कविता का क्या होता था? विषय वस्तु यानी थीम होता था। और क्या होता था? लव विथ नेवर एंडिंग पैसन, ठीक है। और इनका जो कविता का थीम होता था वो क्या होता था? लव मतलब प्रेम, विथ नेवर एंडिंग पैसन। जो ये जो लव होता है ना, ये लव जो होता है, प्रेम जो होता है, वो कभी ना ख़त्म होने वाला एक जुनून होता है, एक पैसन होता है, ठीक है। और ये सब क्या होता था? इनकी कविताओं का थीम होता था, विषय वस्तु। और क्या है? लस्ट मतलब हवस होता है या काम वासना होता है। लस्ट मीन्स क्या होता है? हवस या काम वासना होता है। आगे ग्रीड मतलब होता है लालच। एंड हंगर, और हंगर मीन्स होता है भूख। तो ये जो मैं बोला हूँ, लव ऑफ ए लोनली हार्ट, लव विथ नेवर एंडिंग पैसन, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर, ये सब क्या होता था? कमला दास के जितने भी पोएट्री होता था, जितनी भी कविताएं होती थी ना, वो सब का ये क्या होता था? थीम होता था यानी विषय वस्तु होता था। देखिए आगे क्या लिखा गया है। सी इज़ नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स, मतलब इनकी जितनी भी कविताएं हैं ना, और जितनी भी मतलब ये पुस्तक लिखी हैं, उसमें ना ये जानी जाती है, मतलब ये फेमस है। किस लिए? तो सेक्सुअल एडवेंचर्स के लिए। अच्छा, सेक्सुअल एडवेंचर का मतलब होता है यौन रोमांस। क्या होता है? यौन रोमांस। ये मतलब जितनी भी कविता लिखी हैं उसमें ना ये सेक्सुअल एडवेंचर्स के लिए जानी जाती है यानी यौन रोमांस के लिए जानी जाती है। मतलब इनकी जितनी भी कविता होती है ना, उसमें सेक्सुअल एडवेंचर्स के बारे में, लस्ट के बारे में ये सब लिखा जाता है, मतलब वो समाहित रहता है, इंक्लूड रहता है। इसीलिए इनको जाना जाता है। किन को? तो कमला दास की जो कविताएं होती है उसको जाना जाता है। किस लिए? थे सेक्सुअल एडवेंचर्स के लिए। आगे देखिए क्या लिखा गया। फॉर हर यानी उनके लिए,
लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। यानी कमला दास के लिए ना ये जो लव होता है, ये जो प्रेम होता है, वो हार्डली एवर गोज टू, मतलब वह पूर्ण रूप से जा चुका है। कहाँ पे जा चुका है? तो बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, मतलब यौन संबंध और लस्ट, हवस, इससे ज़्यादा जो है ना वो प्रेम कुछ भी नहीं होता है। कमला दास का मानना है कि ये जो लव है, लव प्रेम, ये ना सेक्स और लस्ट यानी यौन संबंध और हवस यानी कामोत्तेजना, ठीक है, यानी कामोवासना, इससे ज़्यादा लव, ये जो प्रेम है, इससे ज़्यादा और कुछ होता नहीं है। आगे देखिए ये क्या कहती है, which even reaches the points of nausea and is reborn again and again with new vigor। ये जो सेक्स होता है और ये जो लस्ट होता है, ये जो कामोत्तेजना होता है, जो काम वासना होता है, इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नोजिया, मतलब कभी कभी ना इससे ना मन भर जाता है। ये जो सेक्स होता है या लस्ट होता है, इससे ना कभी कभी क्या होता है, मन भर जाता है। लेकिन एंड इज रीबॉर्न, लेकिन ये दोबारा से जन्म लेता है। अगेन, अगेन मतलब होता है दोबारा, और रिबॉर्न मतलब क्या होता है, फिर से जन्म लेना। लेकिन ये दोबारा जन्म लेता है विथ न्यू विगर, मतलब नए जोश के साथ। मतलब देखिए ये जो सेक्स है, ये जो लस्ट है, आदमी का ना कभी कभी इससे मन भर जाता है, ठीक है, लेकिन ये एक बार तो मन भर जाता है, लेकिन दोबारा ना ये नई ऊर्जा के साथ दोबारा ये जन्म लेता है। क्या आता है? सेक्स एंड लस्ट, यानी जो कामोत्तेजना की जो भावनाएं होती हैं, एक बार तो इससे मन भर जाएगा, इसे जी मचलने लगेगा, लेकिन दोबारा ये नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ दोबारा ये जन्म लेता है। ये सारा बात कौन बता रही था? कमला दास बता रही है। इनकी नज़रों में ये जो लव होता है ना, जो प्रेम होता है, सेक्स एंड लस्ट, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, यौन संबंध और कामोत्तेजना से ज़्यादा लव कुछ भी नहीं होता। देखिए आगे ये क्या लिखती हैं, कमला दास रिवील्स ए कमांडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल्स ओवर रिदम। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। कमला दास को ना ये जो कमला दास है, इनको कमांडेबल यानी सराहनीय रूप से रिवील्स मतलब महारत हासिल था। किस पे? तो फ्रेज पे और किस पे? तो ये जो रिदम होता है, रिदम मीन्स लय होता है, और फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। तो वाक्यांश और ये जो वाक्यांश जो होता है उसका ना जो रिदम होता है, उसका जो लय होता है, ठीक है, उस पर ना इसको क्या प्राप्त था? कमला दास को मास्टरी यानी महारत हासिल था। कैसा महारत हासिल था? तो कमांडेबल यानी सराहनीय रूप से कमला दास को ये जो फ्रेज होता है, फ्रेज के लय पे ना कंट्रोल था यानी नियंत्रण हासिल था। देखिए आगे क्या लिखा गया, द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड एंड द रिदम इज मार्वलसली ऑलमोस्ट फेवरलसली एलाइव। देखिए इनका जो वर्ड्स होता था, इनका जो शब्द होता था, ऑफन पेंटेड मतलब हमेशा वो चित्रित होता था, एंड द रिदम इज मार्वलसली, और इनके जो शब्द होते थे, इनके जो वर्ड्स होता था, इनकी जो कविता होता था, उसका जो रिदम होता था, उसका जो लय होता था, मार्वलसली, वो बहुत ही शानदार होता था, बहुत ही सुंदर होता था। ऑलमोस्ट फेवरलसली एलाइव, और वो हमेशा जीवंत रहता था। क्या रहता था? हमेशा जीवंत रहता था। एलाइव मतलब क्या था? जीवंत रहना। यानी इनकी जो भी मतलब कविताएं लिखी हैं ये, उनमें जो भी शब्द आया वो शब्द बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता था, और वो हमेशा उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता था। ऐसा नहीं कि वो मीनिंगलेस वर्ड लिखा करती थी। फ्रेंड्स, मैं कमला दास के बारे में समझाया हूँ, यहाँ पे जो भी कुछ भी लिखा गया है वो कमला दास के बारे में ही लिखा गया है। मैं इसको समझाया हूँ। अगर इसमें कोई ऐसा वर्ड आया होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, या कोई ऐसा सेंटेंस होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे ना कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो इससे जो क्वेश्चंस आता है उसको आप बना नहीं पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ये तो कमला दास का इंट्रोडक्शन था, इनका बायोग्राफी था। आइए इनके द्वारा जो लिखी गई जो ये कविता है इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो पोएम है यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा गया है, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वोमैन डाइड, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, ए स्नेक मूव्ड। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया इसके हिंदी को समझते हैं। देयर इज ए हाउस मतलब एक घर था, नाउ फार अवे वेयर वंस मतलब ये जो है ना अब ये फार अवे है, मतलब ये बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, ये कहती है कि मतलब एक घर था, मतलब एक घर है जहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार मिला था, मुझे बहुत सारा स्नेह मिला था, मुझे बहुत सारा दुलार मिला था। दैट वोमैन डाइड, और जिस वोमैन के द्वारा, जिस महिला के द्वारा मुझे इतना सारा स्नेह प्यार दुलार मिला था, वो महिला ना अब नहीं है, वो अब क्या हो गई, अब वो मर चुकी है।
अच्छा, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक मूव। और जिस घर में वो महिला रहती थी और जिस घर में मैं उस महिला के साथ रहती थी और जो महिला मुझे बहुत सारा प्रेम करती थी, दुलार करती थी, प्यार करती थी, वो महिला अब मर चुकी है। और वो जो घर है ना, उस घर में ना विड्रू मतलब पसर गया। क्या पसर गया था? सन्नाटा पसर गया है, स्नेक मूव। अब वहाँ पे सांप घूमता है। मैं दोबारा समझाना चाहूँगा इसमें, ये जो कमला दास है ना, ये अपने दादी के साथ अपने दादी के घर में रहती थी। और इनकी जो दादी थी ना, इनको बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, प्यार करती थी, दुलार करती थी। और अब ये जो इनकी दादी है वो मर चुकी है और ये अपने दादी के घर में अब नहीं रहती है। तो ये ना अपने दादी के घर को और अपने दादी के साथ बिताए हुए पल को याद करती है। और इसमें लिखी है कि वो जो घर था जहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार मिला, दुलार मिला, अब वो घर जो है ना बहुत दूर है। और जो महिला मुझे प्यार करती थी, जिससे मुझे इतना सारा प्रेम, स्नेह, दुलार मिलता था, अब वो महिला यहाँ पे नहीं है। और जिस घर में मैं अपने दादी के साथ रहती थी, वहाँ पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। अब वहाँ पे क्या रहता है? तो सांप रहता है। क्या रहता है? सांप रहता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। Among books I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. How often think of going there to peer through blind eyes of windows or just listen to the frozen air. आइए इसके हिंदी को समझते हैं। लिखा गया है, कमला दास कहती है, Among books I was then too young. Too young मतलब होता है बहुत छोटा होना, ठीक है। यानी ये कमला दास जो है ना, जब ये छोटी थी, जब बच्ची थी, तो अपनी दादी के साथ अपने दादी के घर में रहती थी। तो जब ये अपने दादी के यहाँ रहती थी तो वहाँ पे बहुत सारे बुक्स भी रखे हुए थे, बहुत सारी पुस्तकें भी रखी हुई थी। तो उस पुस्तक को देख के ना इनका जो ब्लड है ना, ब्लड टर्न्ड कोल्ड, मतलब इनका जो खून है ना, ब्लड जो है वो ठंडा पड़ जाता था। यानी इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये ना बहुत सारे पुस्तकों को देख के ये मतलब डर जाती थी। क्या हो जाती थी? डर जाती थी। क्यों डर जाती थी? क्योंकि ये बहुत छोटी थी और इनको पढ़ने में प्रॉब्लम्स होता था। इनको लगता था कि इतना सारा बुक्स मुझे पढ़ना पड़ेगा, और ये तो बहुत छोटी थी, इसीलिए क्या हो जाती थी? ये डर जाती थी। आइए देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया आगे। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग। कमला दास जो ना बड़ी हो चुकी है और ये कहती है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं कितनी बार वहाँ पे जाने के लिए सोचती हूँ। कमला दास कहती है कि मैं अपने दादी के घर में, जहाँ पे मैं अपना बचपन गुजारी थी, मैं कई बार वहाँ पे जाने के लिए सोचती हूँ। Dares to peer through blind eyes of windows or just listen to the frozen air. पियर मतलब होता है झांकना या देखना। अच्छा, ब्लाइंड आइज मतलब होता है, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ का मतलब होता है बंद खिड़कियों से, ठीक है। ये कहती है कि मैं कई बार वहाँ पे जाने के लिए सोचती हूँ और बंद खिड़कियों से झांक कर, बंद खिड़कियों से झांक कर, पियर मतलब होता है झांक कर देखना, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ का मतलब होता है बंद खिड़कियों से झांक कर मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या देखना चाहती हूँ? तो अपने दादी के घर को, जिस घर में मैं रहती थी। और क्या करना चाहती हूँ? जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। और वहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है, और वो जो हवा चल रही है, उस हवा से जो मतलब जो आवाज़ें निकल रही है, जो जो शोर सुनाई दे रही है, मैं उस शोर को, उस आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आगे ये क्या कहती है, और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉग। ये कहती है कि मैं ना अपने दादी के घर, जहाँ पे मैं अपना बचपन गुजारी थी, वहाँ उस घर को मैं देखने जाना चाहती हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ देखने के लिए। अगर वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं बंद खिड़की से झाँक कर वहाँ ना मतलब निराशा में, वाइल्ड डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। निराशा में वहाँ पे अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ जो डार्कनेस, वहाँ जो अंधेरा है ना, उस अंधेरे को ही मैं देखूँगी और मैं फील करूँगी, महसूस करूँगी अपनी दादी को। और ये कहते हैं वहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मैं उस ठंडी हवा से जो आवाज़ें निकलती हैं, इनके लिए वो ठंडी हवा ना, जो उससे जो आवाज़ निकलती है वो इनके लिए गाने का काम करती। तो ये सोचती कि मैं उस हवा से जो निकलने वाली जो शोर है उसको मैं सुनूँगी, और वहाँ पे जो डार्कनेस है, वहाँ पे जो अंधेरा है, ब्रिंग, उसे मैं ले आऊँगी टू हियर लाई, मतलब अपने घर ले आऊँगी, जहाँ पे ये जो कमला दास है ना अब रहती है। ये कहती है ना कि अभी जिस घर में मैं रह रही हूँ, वहाँ पे ना मैं अपने दादी के घर से, अगर वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ पे जो अंधेरा पसरा हुआ है ना, उस अंधेरे को ही मैं उठा कर ले आऊँगी और अपने बेडरूम के डोर के पीछे, ठीक है, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, और बेडरूम से मतलब होता है
शयन कक्ष जिसमें मतलब लोग सोते हैं अपने कमरे में, वो क्या कहते हैं, डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। ये कहते हैं कि अगर मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगी अपनी दादी के घर पे, तो मैं वहाँ से ना उस घर में जो अंधेरा जो पसरा हुआ उस अंधेरे को ही मैं उठा के ले आऊँगी और अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे मैं उसे रख दूँगी, और ब्रूडिंग डॉग की तरह मतलब एक वफादार कुत्ते की तरह मैं उसका निगरानी करूँगी, मैं उसको देखूँगी। आगे देखिए ये क्या कहती है, You cannot believe, darling, can you, that I lived in a such house and was proud and loved, I who have lost my way and beg now a stranger's doors to receive love at least in a small chance। ये कहती, देखो ये जो कमला दास है, मतलब जब छोटी थी तो अपने दादी माँ के साथ रहती थी, जब बड़ी हो गई तो इनकी शादी हो गई, तो जब शादी हो गई तो ये अपने घर चली गई अपने दादी माँ का घर छोड़कर, और जब ये अपने घर चली गई तो इनकी दादी माँ का डेथ हो गया। तो जब इनकी दादी माँ का डेथ हो जाता है तो ये अपने पति के घर पे, अपने हस्बैंड के घर पे है, और ये सारा बात सोचती है और याद करती है, और अपने हस्बैंड से कहती है, वो अपने हस्बैंड को कहती है, डार्लिंग तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं ऐसे घर में रहती थी, कैन यू दैट आई लिव्ड इन ए सच हाउस, मतलब मैं ऐसे घर में रहती थी जहाँ जिस पे वाज प्राउड, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, एंड लव्ड, जहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार दुलार और स्नेह मिलता था, और मुझे भी उस घर पे गर्व है और मुझे बहुत सारा उस घर से लगाव है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। लेकिन देखिए आगे ये कहती है, आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ ए स्ट्रेंजर्स डोर। लेकिन अब ये कहती है आई हु हैव लॉस्ट, लेकिन अब मैं वो मतलब ऐसी बन गई हूँ जिसका लॉस्ट मतलब जिसने खो दिया है, माई वे मतलब जिसने अपना रास्ता खो दिया, एंड बेग नाउ ए स्ट्रेंजर्स डोर्स, और अब उसको ना बेग करना पड़ता है, मतलब मांगना पड़ता है स्ट्रेंजर्स अजनबियों के दरवाजे पे जाके, रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल, मतलब एक छोटे से परिवर्तन की वजह से कमला दास को ना जो प्यार और दुलार अपने दादी माँ से मिलता था, वो प्यार और दुलार पाने के लिए इनको स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं दोबारा इस पोएम को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ पूरी कहानी को। ये जो पोएम है इसमें कमला दास ने अपने बचपन की यादों को बताया है जो उसने अपने दादी माँ के साथ बिताई थी। लेकिन जब वह अपनी दादी माँ से दूर हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो अपने हस्बैंड के घर चली जाती है, तो उसको ना अपनी दादी माँ के घर की याद आती है, और वह इस पोएम में उस याद को बताई है कि उसे क्या क्या याद आता है अपने दादी के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कमला दास की जो ये दादी थी ना, कमला दास को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा चाहती थी, बहुत ज़्यादा दुलार करती थी। लेकिन जो प्यार और दुलार इसे अपनी दादी माँ से मिला था, उस प्यार और दुलार के लिए वो अब उसकी दादी माँ नहीं है, तो उसको ना इधर उधर भटकना पड़ता है, घूमना पड़ता है उस प्यार और दुलार को पाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा समझाया गया ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कुछ जानकारी मिला होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे भी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसमें से कोई वर्ड्स ऐसा होगा जो समझ में नहीं आया होगा तो भी आप कमेंट करेंगे और मुझसे पूछेंगे, मैं अवश्य आपको बताऊंगा। ये फिक्स बात है, मैं ज़रूर आंसर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल CK एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें